नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। अभी तक आपने ताजमहल का नाम सुना है और ताजमहल के अलावा उसके बारे में ये भी जाना है कि शाहजहां ने मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था। और आज ताजमहल सारी दुनिया के सामने लोग, दुनिया भर से लोग उसको देखने आते हैं। लेकिन वहीं मतलब भारत के अंदर गोंड शासक जो हुआ करते थे, उनका भी कुछ ऐसा ही था। जैसे रानी हीराई जो थी, यहाँ पे चांदा फोर्ट की रानी जो थी, उनकी भी प्रेम कहानी थी कि जहाँ पे जब चांदा फोर्ट जो चांदागढ़ हुआ करता था, उसके जो राजा थे वीर शाह और रानी हीराई, ये दोनों की प्रेम कहानी इतनी मतलब मशहूर थी और इतना मतलब लोग जानते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास में इनकी प्रेम कहानी को भी भुला दिया गया है। भुलाया इसलिए गया है कि वो गोंड थे। रानी हिरे की बात बताऊं आपको, तो वो बहुत ही कुशल बुद्धिमान रानी हुआ करती थी। और वीर शाह और उनकी प्रेम कहानी इतनी मशहूर थी कि जब वीर शाह की मृत्यु हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है, तो रानी उनकी याद में इतना, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ताजमहल, ये मतलब ताजमहल है। ये यहाँ पर उनकी याद में, मतलब इस महल को, इस समाधि, इसमें वीर शाह की समाधि है, इसको उनकी याद में बनाती है। ये ताजमहल है, रानी हिरई ने बनवाया। तो इसको मतलब भुला दिया गया था। तो हमने इतिहास के अंदर जब खोजा तो हमको ये जानकारी लगी। तो हमने भी सोचा कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि जब हम ताजमहल को याद करते हैं, शाहजहां और मुमताज की बात करते हैं, तो रानी हिरई को भूल जाते हैं कि रानी हिरई भी उनसे बढ़कर थी। क्योंकि ये बताया जाता है कि ये ताजमहल जो बना था, ताजमहल को दुनिया भर से मतलब कारीगरों ने बनाया था और दुनिया भर से लोग देखने आते थे। लेकिन ये जो उनकी याद प्रेम की राजा वीर शाह और दोनों की प्रेम की याद में मतलब बनाया गया है, इसको लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं, ना उनको बताने की कोशिश की गई है। तो रानी हिरई का जो इतिहास है, हम उस पर ही बात करेंगे। और हम इस पे आगे चलते हैं और रानी हिरई और वीर शाह की गाथा को बताते हैं, और उनके कि किस प्रकार से उन्होंने मतलब चांदागढ़ पर राज किया, और किस तरीके से मतलब ये चंद्रपुर का जो कहा जाता है, चंद्रपुर, आज का जो चंद्रपुर है, उस समय चांदागढ़, उसको किस तरीके से मतलब उनको बड़ा मतलब आगे किया, और वो चंद्रपुर को मतलब उसकी कल्पना करी और उसको कल्पना को साकार किया। और चंद्रपुर जो आज हम देखते हैं, ये रानी हिरई की देन है।
नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज मैं चंद्रपुर ज़िला जो है उसका जो अंकलेश्वर मंदिर है वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये कोई महल नहीं है, ये है वीर शाह की समाधि, जो कि मतलब बनाई गई थी यहाँ पर। जो राजा गोंड शासक थे वीर शाह, उनकी उनकी समाधि है। और ठीक उसके जस्ट सामने जो है वो हीरे रानी की समाधि है। एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपने अभी तक ताजमहल का नाम आपने तो सुना है, क्योंकि भारत का वो तो मतलब यूनेस्को के उसमें भी है, अधीन है। तो जो ताजमहल जो बनाया गया था वो शाहजहां ने अपनी पत्नी रानी के मतलब बेगम की याद में बनाया था। लेकिन यहाँ का जो ये महल है, ये अब समाधि है, ये हीरे के पति की याद में बनाई थी। ये अभी तक किसी को पता नहीं होगा, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो वीर शाह की जो समाधि है, ये यहाँ की जो राजमाता थी हीरे रानी, उन्होंने अपने पति की याद में समाधि बना दी गई है। तो आज मेरे साथ में गोंड मतलब शासकों के समय के या गोंड समाज के लोग मौजूद हैं। हम इनसे ही जानना चाहेंगे कि ये मतलब आखिर हीरे रानी जो थी, उन्होंने मतलब ये समाधि क्यों बनाई। तो ये जो आप बताएं कि ये समाधि जो बनी हुई है यहाँ पे जो वीर शाह की, तो ये बताया जाता है कि हीरे रानी ने मतलब उनकी याद में बनाया उनके मरने के बाद। तो ये मतलब क्यों, मतलब क्या रहा होगा? क्योंकि अभी तक तो ताजमहल का नाम सुना था कि मतलब शाहजहां ने के नाम पे बनाया, याद में बनाया ताजमहल। लेकिन ये यहाँ पे तो मतलब उलट है, और ये तब बताया जा रहा है कि ताजमहल के पहले का है। देखिए, ये जो पीछे सा महल बना है, ये राजमाता हीरा ने अपने पति की याद में बनाई हुई है। और आपने ताजमहल का तो नाम सुना है कि एक बेगम के लिए अपने पति ने एक उनकी यादगार के लिए बनाया है। लेकिन यहाँ पर राजा बिरशाह के याद में जो रानी हीरा ने महल बनाया है, ये उनकी याद में समाधि के रूप में। तो एक राजा जो थे वो बड़े पराक्रमी थे, और राजा के ऊपर रानी का बहुत ही यानी बड़ा प्रेम रहा है। और उनके याद को ताजा करने के लिए उन्हें रानी हीरा ने अपना महल बनाया है, ये समाधि के रूप में। तो ये जैसे कि मैं बता दूं, आप मुझे जानकारी है कि मतलब जो गोंड शासकों का जो राज्य था चंद्रपुर में, 550 साल तक उन्होंने राज किया। मतलब काल जो था वो यहाँ पर मतलब था, ये पूरा गोंडवाना काल मतलब साम्राज्य कहलाता था। चाहे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, चंद्रपुर ले लीजिए, मतलब महाराष्ट्र ले लीजिए, या उधर आंध्रा जाएंगे, बिहार जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे, आता था। बहुत बड़ा राज्य होता है। तो ये जो वीर शाह जो थे, अभी तक इनकी गाथा मतलब लोगों तक पहुंची नहीं। तो वीर शाह में का मतलब ऐसा क्या मतलब खासियत थी, और वीर शाह मतलब कैसे, मतलब मतलब उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वीर शाह। शाह के बारे में बताने जाए, वीर शाह निसर्ग पूजक था। कोई धर्म जाति व्यवस्था का पूजक नहीं था। सभी जनता को सिर्फ निसर्ग में पैदा हुआ, ये सभी का भक्त होना चाहिए। तो उस भक्ति मार्ग से सभी जनता को अपना लिया था, और जनता को वीर शाह के प्रति इतना प्यार बढ़ गया था कि किसी को भूखा नहीं रहने देता था, किसी को बेघर नहीं रहने देता था, किसी को नंगा नहीं रहने देता था। और अपने शासन काल में हर भूखे नंगे और क्या बोलते हैं बेघर को, वंचित को वो जब के तब वो सुविधा मुहैया करता था। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो गोंड काल जो था, या फिर गोंडवाना साम्राज्य जो था, उस काल में ही सोने के सिक्के चला करते थे। अभी तक आपने देखा होगा कि तरह तरह के सिक्के चलते थे, कि सोने के सिक्के मतलब ही गोंड काल में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये मतलब दुर्गावती ने भी चलाया था, जो मतलब गोंडवाना साम्राज्य की महारानी थी, है ना। तो ये सोने के सिक्के चलाने के पीछे क्या रहा, रीजन रहा होगा? मतलब उस समय सोने की चिड़िया था क्या भारत, इस वजह से सोने के सिक्के चलाए गए थे? सर, सोने का सिक्का चलाने का एक ही माध्यम है कि लोग गरीब नहीं रहना चाहिए। तो वो सोने के वो एक माध्यम उनका एक हो सकता है। उनके उनके दिमाग में ऐसे एक चला होगा उस समय कि भाई हर व्यक्ति अपने सोने से जो आज चला रहे सोने, जिसके पास सोना है वो बड़ा व्यक्ति है, वो अमीर है। तो वो सबको अमीर, जैसे अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि वो वहाँ उस समय किसी कोई वंचित हो या दलित हो, जो भी हो, जो गरीब हो, उसको समान यानी समान रेखा में लाना चाहते थे वो। ये उनका हो सकता है, सोने के सिक्के चलाने में उनका एक मकसद हो सकता है। अभी 13वीं सदी तक मतलब जो गोंडवाना का साम्राज्य था, उसके बाद फिर भोंसले परिवार आ गए।
तो ये गोंडवाना जो साम्राज्य था धीरे धीरे खत्म हो गया, लोग भी मतलब अब देखते हैं, अब जो राजा है उनकी पीढ़ी है उसका भी अता पता नहीं है। तो क्या ऐसा कारण मानते हैं कि वो पीढ़ी को मतलब भुगतना पड़ रहा है? देखिए उसमें क्या होता है, वो जो गोंड राजा था उसके जो वंशज है, वंशज ने उसके बाद रोज राजे थे, उसके बाद है ना वंशज जो है, जनता इधर उधर चली गई है। इधर उधर जाने से क्या होता है, उसके ऊपर जो प्रभाव था राजा का, वो प्रभाव को धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसलिए अभी जो आज का जो राजा है, यहाँ का जो राजा है, चंदागढ़ का जो राजा है, आज का रोज अपना समाज के साथ नहीं रहता है, इधर उधर जाते रहता है। यानी क्या समाज के प्रति उसके दिल में पता नहीं, मगर वो समाज के साथ रहना चाहिए। समाज के साथ अगर रहता है तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता है। ये मतलब ये कहा जाए कि गोंड जो जो पीढ़ी थी वो मतलब तितर बितर हो गई है, लेकिन अब ये जो हाँ उसका कारण मैं बताता। गोंड राज्य में जो गोंड राजा हुए वो कभी धनलोभी नहीं थे, वो पूंजीपति नहीं थे। अगर उन्होंने जैसा मराठा शासक हो गया, मुगल शासक हो गया या अंग्रेज हो गए, इन्होंने सिर्फ पूंजी बनाने का काम किया। और ये गोंड शासक थे, ये सिर्फ अपने लिए पूंजी न जमा करते हुए अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, धन दौलत जमीन जायदाद ऐसी कुछ नहीं रखा। सिर्फ जनता को ही हो, तेरे को ये जमीन कस के तेरे को अनाज उगाना है, तेरे को खाना है, तेरे को ये काम करना है, तू कर, रोजी रोटी में ही रोजी रोटी तुम करो, मेरे पास जो धन है ये लो, पर तुम बेरोजगार मत रहो। इस हिसाब से वो निर्धन का निर्धन ही रहा, राज्य गया। पर आज भी हमारे गोंड राजाओं के तरफ ऑल इंडिया में जो गोंड राजा हुए, वो गड़ामंडला हो या जाटपा का हो या उधर कासो नारवेन का हो, वो किसी के भी पास ये धनलोभी नहीं थे। और पूंजीपति नहीं होने के कारण उनके पास पूंजी नहीं। अब पूंजी नहीं तो फिर पूंजी की वजह से लोग नजीक आते रहते। जिसको अड़चन है, अब इनको मेरे साथी को अड़चन है, मैं राजा हूँ, मेरे पास आएगा तो मैं उसको पैसा दूँ, उसके दवाई के इलाज को समझो, उसके शिक्षा के इलाज के लिए समझो, या उसको मकान बनाने के लिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं ना, ये इसके लिए पैसे की जरूरत है। और राजा हमारा पूंजीपति नहीं होने की वजह से, उस वक्त का भी राजा पूंजीपति नहीं था और उन्होंने कोई पूंजी जमा करके नहीं रखी, तो उसके वंशज के पास भी पूंजी नहीं है। तो वंशज पूंजी यानी कि धन अपने समाज को अड़चन के वक्त दे नहीं सकता। जब अड़चन के वक्त राजा काम नहीं आता, इसलिए प्रजा क्या बोल रही है कि जिधर दम उधर हम। अब पूंजीपति जो सुवर्ण समाज है, पूंजीपति आज का जो सुवर्ण समाज है, उसके पीछे आज का हमारा जो युवा पीढ़ी समझो या आज की सभी पीढ़ियां पूंजीपतियों के पास चले जा रही। और हमारे राजाओं को आज भी ऑल इंडिया के अंदर, मैं ऑल इंडिया के बहुत सारे राजघराने घूम चुका हूँ और नजीक से उनका अभ्यास कर चुका हूँ, चाहे गड़ामंडला के हो पूर्वज या कहीं के भी हो। उनके पास पूंजी न होने की वजह से उनसे लोग दूर दूर जाते हैं, जिनके पास खाने को मिलता उसी के पास जाते हैं। तो मैं हाँ जी, चंदागढ़ के ये राजवंश है, राजघराना आतराम है यहाँ अभी भी, पर उनके पास वक्त पे खाने के लिए रोटी नहीं है। इसीलिए तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गोंडवाना साम्राज्य के समय जो गोंडवाना राज्य था बहुत खुशहाल था, चाहे वो खाने पीने से ले लीजिए या फिर खेत हो, हरियाली रहती थी और धन्य धान्य से लेके भरपूर, मतलब इस राज्य में मतलब गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन जब ये गोंडवाना राज्य पे खत्म, मतलब इस पे मतलब आक्रमण हुआ और बाद में फिर दूसरे राजाओं ने राज्य किया, उसके बाद से इनकी स्थिति मतलब जो है गोंडों की वो काफ़ी मतलब दयनीय हो गई है। आज की स्थिति भी देखें तो जहाँ तहाँ आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल जाती होगी। और जो इनके वंशज हैं
उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय है। कई तो जगह ये भी हमको जानकारी लगी, जैसे कल मैं वहाँ पे था बल्लार शाह की समाधि के पास, तो बताया कि उनके जो पूर्वज हैं उनको नाम छुपा के रहना पड़ रहा है, मतलब जो उनकी पीढ़ी है जो। तो आप सोचिए कि मतलब कितना मतलब दयनीय। तो ये जो पीढ़ी को मतलब नाम छुपा के रहना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? अब राजा बोलने जाए या राजा के वंशज बोलने जाए तो लोग क्या करते हैं, मेरे को अड़चन है राजा साहब या राजा के वंशज साहब, मुझे कुछ लड़की के विवाह के बारे के लिए कुछ धन दो, या मेरा बच्चा बीमार है, बच्ची बीमार है, या मेरी औरत बीमार है, उसके लिए कुछ धन दो। इस हिसाब से राजा के या राजा के वंशज के पास लोग जाते हैं। नहीं, लेकिन सब बात यहाँ हो रही है कि उनके जो वंशज हैं अभी, उनको अपना नाम और सारी मतलब जो उनकी राजशाही जो है वो छुपा के रहना पड़ रहा है। छुपा के रहिए। कारण क्या है? डर है या फिर डर यही ऐसा है कि भाई उनको भी मतलब कोई जान का खतरा है? जान का खतरा नहीं है, उनको डर ये है कि अगर राजा बोलने जाओ तो प्रजा को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता, कुछ ना कुछ अड़ी अड़चन के लिए, उनके सुख दुख के मतलब लिए। जो आज के राजा है और जनता उनके पास जाएगी तो वो मदद नहीं कर सकता, मतलब इतनी खराब स्थिति है। इतनी उनका खुद का पेट भरने के लिए उनके पास कोई जायदाद नहीं है। तो यहाँ पर ये बड़ी सोचने वाली बात होती है कि वो जो उनके वंशज हैं, जो कि सरकार की तरफ से उनको देखा जाए तो कुछ ऐसी मतलब सुविधाएं देनी चाहिए, जैसे कि और विरासतों के लोगों को मिलती है दूसरे राज्य में जो शासक हैं, अभी उनकी पीढ़ियां रह रही हैं, और जो उनके महल हैं उनको तो अभी पैलेस वगैरह बना दिया गया, होटल बना दिया गया, तो अपना किसी ना किसी तरीके से तो मतलब रोजी रोटी। लेकिन ये गोंड शासकों के जो महल हैं आज मतलब देख रहे हैं पुरातत्व विभाग के अंडर में, और उनके जो वंशज है सब बाहर हैं, मतलब घर से बाहर हैं। ऐसा क्यों? हाँ, एक बात है उसमें, एक बात है उसमें कि ये बात बराबर है कि जैसे परिवर्तन हो रहा है, निसर्ग का नियम के परिवर्तन हो, ठीक है, वो उस समय वो ऐसी स्थिति, वो उस समय वैसा समय था। अब यहाँ पे लोकशाही प्रणाली है, लोकशाही प्रणाली में तो आपको किसी ने रोका नहीं है। आप एक संविधान के माध्यम से जब चलता है तो आपके जो अधिकार हक है, अपने राइट्स है, वो लेने के लिए संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए। और जिस तरीके से अपन पहले अपने राज्य को बचाने के लिए, प्रजा के रक्षा करने के लिए अपन दूसरे के ऊपर अपन हल्ला करते थे, लेकिन आज की स्थिति नहीं, आज कलम चल रही है और संविधान में भी ऐसे अब अधिकार हक दिए हैं। तो उस चीज को लेकर के समाज ने इकट्ठा होकर संगठित करके, और राजा का भी ये दायित्व होता है कि भाई हमारी स्थिति हमारे पूर्वजों की कैसी भी थी, सामने आना हाँ उसने सामने आना चाहिए, नेतृत्व करना चाहिए। ये इतना बड़ा जो हमारा अस्तित्व दिख रहा है, ये हमारा स्वाभिमान है। ये स्वाभिमान को टिकाने के लिए, अपने अस्तित्व टिकाने के लिए उन्हें सामने आना चाहिए। सामने आकर के जैसी भी आज की जो अपने राइट्स के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लोगों को साथ में लेना चाहिए, समाज का नेतृत्व करना चाहिए, तो अपने आप मिल जाएगा। तो ये समाज सेवी जो हैं, पार्टियां भी बनी हैं, बहुत सारी मतलब आदिवासी पार्टियां, ये क्या मतलब समाज को इकट्ठा करने के लिए या फिर ये ऐसी विरासतों को बचाने के लिए काम कर रही है? बोलिए। ये विरासतों को बचाने के लिए सामाजिक संस्थाएं हैं आपकी, या फिर समाज लोग हैं आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, वो कुछ काम कर रहे हैं? मैंने सुना है कि अमरावती का जो किला है, तो जब देशमुख आके पालक मंत्री बने तो जैसे ये अभी पुरातत्व विभाग का नियम बना है कि 100 या 200 फीट के अंदर में कोई भी किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, लेकिन चांदागढ़ में वैसी स्थिति नहीं है। चांदागढ़ में ऐसे कि किले तोड़ के मकान बनाए हैं, किसी ने कोई अपना कोई प्रतिष्ठान बनाया है, लेकिन इस नियम का कोई पालन नहीं होता करके जो भी कायदा है, नियम है, तो फिर जिस तरीके से स्वाभाविक रूप से लड़ना चाहिए। यहाँ पे कोर्ट है, कोर्ट में इसके बारे में कुछ पिटिशन डाल के इसके बारे में अवगत करना चाहिए। ये पुरातत्व विभाग ध्यान नहीं देता तो ये सब लड़ने की और बात, वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से लड़ना चाहिए। तो ये ऐसा हो नहीं रहा है। और अभी देखिए कि भी अब ये गोंड समाज भी पिछड़ा नहीं रहा है। बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं, हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन ये क्या सोच रहे हैं, ये परिवर्तन नहीं चाहते हैं। आज के स्थिति के हिसाब से, परिवर्तन के हिसाब से यदि काम करे तो सब हासिल हो सकता है, लेकिन इच्छा हो तभी। ये बात तो सही है कि इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज और बता दूं कि चंद्रपुर जिला जो है, इसमें कई गोंड शासकों के मतलब किले हैं, आज भी मौजूद हैं। उसकी जो मतलब जो उसकी हालत है वो बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में है।
लोग मतलब यहाँ पे जब उसको रख रखाव प्रॉपरली ना, भला ही पुरातत्व विभाग के अंडर में है, लोगों ने मतलब उसको तोड़ फोड़ मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। चाहे यहाँ पे बल्लार शाह का किला ले लीजिए, चांदा फोर्ट देख लीजिए, भांदक का किला देख लीजिए, कई किले हैं। और जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पर भी देखेंगे आसपास, तो लोगों ने उसको मतलब कहीं ना कहीं छेड़खानी उससे की है। भले ही अब पुरातत्व विभाग ने कहीं कहीं मतलब लोहे की जाली या खिड़कियां वगैरह लगा दी हैं, दरवाजे लगा दिए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पर जो गोंड शासकों का इतिहास है वो नज़रअंदाज है। यहाँ पर ऐसी कोई पट्टिका नहीं है जिस पे लिखा हो कि ये गोंड शासक का राज है, बताइए किला है या फिर उसकी समाधि है, और मतलब वो इतने इतने सदी से इस सदी तक उन्होंने राज किया, ये कहीं भी देखने के को नहीं मिल रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पुरातत्व विभाग का काम है कि ये सारी धरोहरों को संजो के रखना और उसकी जानकारी मतलब लोगों तक पहुंचाना, ताकि लोग इस इतिहास को जान सकें और उनको पता भी चले कि आखिर ये मतलब किन शासकों का और कितने समय में इसका निर्माण हुआ है। लेकिन यहाँ का पुरातत्व विभाग भी इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है। भले ही उनके लोगों को लगा दिया गया है यहाँ पर देख रेख के लिए, देख रेख तो ठीक है, लेकिन मतलब वो इतिहास मतलब यहाँ पर बताने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं रहता है। तो ये छोटी सी पेशकश थी हमारी बताने की आपको कि आप भी मतलब जब कभी आए चंद्रपुर में तो यहाँ पे ये देखिएगा, बहुत खूबसूरत है गोंड शासकों का बनाया हुआ ये यहाँ पे किले हैं, अच्छे सुंदर सुंदर किले हैं और समाधियाँ हैं। लेकिन सिर्फ देखने के लिए आने से नहीं होगा, इसको मतलब ये धरोहरों को संयोजने का भी काम हम सभी की जिम्मेदारी है कि इनको संयोजने का भी काम हमको करना पड़ेगा। ट्राइबल टाइम्स के लिए चंद्रपुर से मंगलेश्वर।